हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 11 का 11.3। बट उससे पहले हमारे लास्ट पार्ट में एक छोटा सा पोर्शन मिस हो गया था, तो उसे हम पहले कवर करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ पॉसिबिलिटी की, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, तो हमने यहाँ पर नो क्राउडिंग आउट वाली पॉसिबिलिटी में बात करी थी कि अगर हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाती है और उस सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ने से, एक्सपेंडिचर बढ़ने से गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है, तो उसको कवर अप करने के लिए हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को लेकर आ जाती है। इस सिचुएशन में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर हमारे दोनों ही जो इंटरेस्ट रेट है वो आपस में निल हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर इस सिचुएशन में जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ था हमारी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की वजह से, वो यहाँ पर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में कम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम इसे ग्राफिकली बात करें तो यहाँ पे हमारी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में हमारा जो आईएस है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में हमारा जो एलएम है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। और वो इस तरीके से शिफ्ट होंगे कि हमारा जो ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है वो वापस से कम हो जाए, और यहाँ पर जो भी हमारा वाई इंक्रीज हुआ है वो फुल्ली जितना अपने इनिशियल लेवल पर इंक्रीज हो सकता था उतना इंक्रीज हुए, जिसकी वजह से हमारा कोई भी क्राउडिंग आउट ना हो। तो अगर हम इसे फिगर वाइज देखें तो यहाँ पर इनिशियली हमारा इंटरेस्ट रेट ये था। अब यहाँ पे इस इंटरेस्ट रेट पर जब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आई तो हमारा जो आईएस है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। जब हमारा आईएस राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो उस सिचुएशन में हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट था जिस पर हमारी दोनों मार्केट इक्विलिब्रियम पर थी, वो हमारा ये पॉइंट था जहाँ पर हमारा इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो गया था और हमारा जो वाई है वो भी इंक्रीज हो गया था। बट हमारा यहाँ पे जो वाई इंक्रीज हुआ था वो फुल्ली जितना हो सकता है इंक्रीज उतना नहीं हुआ था, वो जस्ट सिर्फ इतना इंक्रीज हुआ था क्योंकि अगर हम दोनों मार्केट को स्टडी करते हैं तो कुछ हमारा जो वाई है वो कम भी होगा। ये सब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पर हमारी फिस्कल पॉलिसी के साथ साथ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी आई, और जब वो आई हमारी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आई तो सिचुएशन में हमारा जो एलएम है वो भी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। और वो इस तरीके से राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है कि यहाँ पर हमारी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में जितना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ था अब वो वापस से उतना ही कम हो गया। जब हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होकर वापस से कम हो गया और इनिशियल लेवल पर पहुंच गया तो उस सिचुएशन में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है एलएम के शिफ्ट होने पर सेम इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट बिल्कुल उतना ही कम हो गया जितना इंक्रीज हुआ है। एंड इस सिचुएशन में हमारा जो वाई इंक्रीज हुआ है अब वो इतना और हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में हमारे सेम इंटरेस्ट रेट पे जितना मैक्सिमम वाई इंक्रीज हो सकता था उतना ही यहाँ पर हो गया है दोनों से, और इस सिचुएशन में हमारा जीरो क्राउडिंग आउट है, नो क्राउडिंग आउट है। नाउ 11.3 द कंपोजिशन ऑफ आउटपुट एंड द पॉलिसी मिक्स। तो यहाँ पे हम बेसिकली अब अपनी दोनों पॉलिसीज को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों पॉलिसी किस तरीके से वर्क करती है और हमें कब कौन सी पॉलिसी को यूज़ करना चाहिए, किस पॉलिसी से कौन सी चीज़ अफेक्ट होती है। तो यहाँ पर अगर हम अपनी दोनों पॉलिसी को एक बार रिवाइज करें तो हम बात करते हैं अगर मॉनेटरी एक्सपेंशन की, मतलब कि हमारी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की, तो उस सिचुएशन में हमने क्या देखा कि हमारी जो नॉमिनल मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होता है कि हमारा जो वाई है वो इंक्रीज हो जाता है पहले से, और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो पहले से फॉल हो जाता है। हमारा जो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है वो पहले से फॉल हो जाता है, और हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम है वो पहले से इंक्रीज हो जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं अपनी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की या फिस्कल एक्सपेंशन की, तो सिचुएशन में हमने देखा था कि हमारा ओवरऑल फिस्कल एक्सपेंशन से वाई इंक्रीज हो जाता है और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। बेसिकली अगर हम इसको एक बार समराइज करें तो यहाँ पर मॉनेटरी एक्सपेंशन के केस में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो एलएम है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है और फिस्कल में हमारा जो आईएस है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको छोटे से ग्राफ में देख भी सकते हैं। ये मैंने एलएम ले लिया, ये हमारा आईएस हो गया, यहाँ पे ये एलएम हो गया, ये हमारा
IS हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी एक्सपेंशन की, तो उस सिचुएशन में हमारा जो LM है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता था। इस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये हमारी इनिशियल इक्विलिब्रियम हो गए, और इस सिचुएशन में क्या हुआ, हमारा आफ्टर इक्विलिब्रियम में y इंक्रीज हो गया और हमारा इंटरेस्ट रेट फॉल कर गया। ये सेम चीज़ को हम यहाँ पर देख रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिस्कल एक्सपेंशन की, तो ये अगेन हमारा इनिशियल हो गया। अब फिस्कल एक्सपेंशन में हमारा जो IS है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो मैंने उसे ऐसे कर दिया। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो भी इंक्रीज हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम है वो भी इंक्रीज हो गया। यहाँ पे हमारा y आता था, यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट आता था। तो हम यहाँ पे ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा, दोनों पॉलिसी से हमारे इंटरेस्ट रेट और y पर किस तरीके से इम्पैक्ट जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पॉलिसी की, हम बात करते हैं हमारे मॉनेटरी एंड फिस्कल एक्सपेंशन की, और हम अपने दोनों एक्सट्रीम केसेस की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल केसेस की बात कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में जो कॉमन चीज़ हम देख रहे हैं दोनों पॉलिसीज़ के अंदर, वो क्या देख रहे हैं कि हमारे दोनों केसेस में y तो इंक्रीज हो रहा है, बट इंटरेस्ट रेट जो है वो अपोजिट अफेक्ट कर रहे हैं। हमारी मॉनेटरी एक्सपेंशन में वो कम होता है और यहाँ पर हमारे फिस्कल एक्सपेंशन में वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमें अपनी कौन सी पॉलिसी को कब यूज़ करना चाहिए या फिर दोनों पॉलिसी के बीच में क्या डिफरेंस है, तो उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी जो दोनों पॉलिसीज़ हैं वो कब आनी चाहिए, वो डिपेंड करता है कि वो हमारे ED के कौन से कंपोनेंट को अफेक्ट कर रही है कब। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपनी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की, जैसे हमने ऊपर देखा, तो हमने इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या देखा कि इस सिचुएशन में हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉल कर जाता है और हमारा जो y है वो इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे मैंने इसको पूरा लिखा हुआ है कि वो किस तरीके से ये दोनों अफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमारा AD का कौन सा कंपोनेंट अफेक्ट हो रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं बेसिकली कि इंटरेस्ट रेट के कम होने से हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है। तो इस सिचुएशन में हमारा AD का जो कंपोनेंट है वो इन्वेस्टमेंट है जो अफेक्ट हो रही है, और वो पहले से इंक्रीज हो रही है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अपने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की, तो इस सिचुएशन में हम क्या बात करते हैं, ये हमारी IS की इक्वेशन थी, मतलब कि इससे हमने अपनी IS की इक्वेशन को ड्राइव करा था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी IS की इक्वेशन में जो चेंजेस आते हैं वो A बार से आते हैं और वो हमारे स्मॉल t से आते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा A बार इंक्रीज हो जाता है पहले से या हमारा स्मॉल t फॉल कर जाता है, तो दोनों सिचुएशन में हमारा जो y है वो इंक्रीज हो जाता है और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा L इंक्रीज हो जाता है, हमारी रियल डिमांड फॉर मनी। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारे AD के कौन से कंपोनेंट इस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं, तो अगेन एक तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, तो यहाँ पर हमारी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अफेक्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इस सिचुएशन में हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉल कर जाती है। दूसरे अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मेरा y इंक्रीज हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, बेसिकली अगर हमारे A बार की वजह से y इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पर मैं अगर कंजम्पशन की इक्वेशन लिखूँ, तो यहाँ पर हमारे A बार के इंक्रीज होने से और हमारे टैक्सेस के फॉल होने से, वो टैक्स जो इनकम पर डिपेंड करते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा जो एक AD का कंपोनेंट अफेक्ट होता है वो तो इन्वेस्टमेंट है। हमारी इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से जो हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है पहले से। दूसरे अगर हम कंपोनेंट की बात करें, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर मेरा A बार इंक्रीज होता है तो उस सिचुएशन में हमारी जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो जाती है पहले से। बेसिकली वो क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि हमारे A बार की वजह से y इंक्रीज होता है, फिर y की वजह से हमारा अगेन मल्टीप्लायर इफेक्ट चलता है, क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन है वो y पर भी डिपेंड करता है। अगर हमारा y इंक्रीज हो जाएगा तो कंजम्पशन भी पहले से और इंक्रीज हो जाएगी, फिर से हमारा जो पूरा AD है वो इंक्रीज होता है, फिर से y इंक्रीज होता है, तो ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो चलता रहता है। तो इस सिचुएशन में हमने बेसिकली देखा है कि हमारे A बार के इंक्रीज होने से जब y इंक्रीज होता है तो हमारी कंजम्पशन भी अफेक्ट होती है और हमारी वो कंजम्पशन इंक्रीज होती है। सेम हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि अगर हमारे टैक्सेस जो इनकम पर डिपेंड करते हैं अगर वो फॉल हो जाएंगे
यहाँ पे अगर वो फॉल कर जाएंगे तो सिचुएशन में जो लोग हैं वो अपनी इनकम को और इन्जॉय कर पाएंगे और अगेन जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज होगी। दोनों ही सिचुएशन में, इन दोनों ही सिचुएशन में हमारा जो एडी का कंपोनेंट अफेक्ट हो रहा है वो क्या है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से फॉल हो रही है और दोनों ही केसेस में हमारी जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के नॉर्मल केस की, मतलब कि हम एक्सट्रीम केसेस की बात नहीं कर रहे, तो सिचुएशन में हमारा जो वाई है वो हमेशा इंक्रीज होगा और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो हमेशा फॉल करेगा। सेम एज अगर हम बात करते हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी के नॉर्मल केसेस की, एक्सट्रीम केसेस की नहीं, तो सिचुएशन में हमारा जो वाई है वो हमेशा इंक्रीज करेगा और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हमेशा इंक्रीज करेगा। बट यहाँ पर अगर हम बात करें अपने एडी के कंपोनेंट की, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट फॉल कर रही है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से, वो एक सिचुएशन में नहीं करती है। वो कौन सी सिचुएशन है तो उसे अब हम आगे देखेंगे। वो अगेन हमारे ए बार के अंदर आती है और उसकी वजह से अगेन हमारा जो वाई है वो इंक्रीज होता है और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो भी इंक्रीज होता है। बट यहाँ पर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉल नहीं करती, वो भी इंक्रीज होती है। तो उस सिचुएशन की अब हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़ की। तो इसमें हम बेसिकली बात करते हैं कि जो हमारी फर्म्स इन्वेस्टमेंट कर रही है, अब इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़ के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी कुछ कॉस्ट को खुद बेयर करती है, खुद अपने बिहाफ पर उनको मनी प्रोवाइड करती है कि अब ये जो तुम्हारा थोड़ा खर्चा है इसको हम देखेंगे। उसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली जब हमारी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़ को प्रोवाइड करती है फर्म्स को, तो सिचुएशन में हमारा जो ये आई बार है वो बेसिकली इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर हमारी जो ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, ये जो हमारा आई बार है, ये हमारी वो इन्वेस्टमेंट है जो इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड नहीं करती और ये हमारी वो इन्वेस्टमेंट है जो इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हमारी जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी अब इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़ की वजह से, तो वो हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट की वजह से इंक्रीज नहीं हुई है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़ की वजह से इंक्रीज हुई है। तो इस सिचुएशन में अगर हम बात करें अपने इन्वेस्टमेंट कर्व की, तो वो हमारा कुछ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता था क्योंकि यहाँ पर हमारे वाई एक्सिस पर इंटरेस्ट रेट आता था और हमारे एक्स एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट आता था, और इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव रिलेशन है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट का कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। तो यहाँ पर लेट सपोज ये हमारा कुछ इंटरेस्ट रेट चल रहा है और यहाँ पर ये हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो मैं इसे ले लेती हूँ इंटरेस्ट रेट ओ और हमारी इन्वेस्टमेंट ओ। अब क्या हुआ, हमारी जो ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है वो पहले से और इंक्रीज हो गई, क्योंकि अब गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं आए और हमारी जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो गई। तो सिचुएशन में क्या होएगा, हमारी सेम इंटरेस्ट रेट पर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। दोनों के बीच में हम देख सकते हैं पॉजिटिव रिलेशन है और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के साथ हमारा इधर नेगेटिव रिलेशन है। तो यहाँ पर हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने की वजह से हमारे सेम इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर इस सेम चीज़ को हम कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर तो हमारे सेम कर्व पर मूवमेंट होती है नेगेटिव रिलेशन को दिखाने के लिए, और यहाँ पर इस पॉजिटिव रिलेशन को दिखाने के लिए हमारा क्या होएगा, इन्वेस्टमेंट कर्व शिफ्ट करेगा। यहाँ पे अगर हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है तो उस सिचुएशन में हमारा जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। पहले यहाँ पर हमारा ये इन्वेस्टमेंट कर्व था, अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो ये हो गया, और हम क्या देख रहे हैं कि हमारे सेम इंटरेस्ट रेट पर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो पहले से इंक्रीज हो गई। यहाँ पर हम इसे ले लेते हैं आई डैश। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सेम इंटरेस्ट रेट पर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज की वजह से। अब आगे क्या होगा, अगर हमारा यहाँ पर आई बार इंक्रीज हुआ है तो सिचुएशन में हमें पता है कि हमारा ये ए बार के अंदर आता है।
आई बार इंक्रीज हुआ है तो हमारा ए बार भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से अगेन हमारा जो ए डी है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से अगेन हमारा जो वाई है वो इंक्रीज हो जाएगा। बट हम अगेन दोनों मार्केट्स को स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारी गुड्स की मार्केट हो गई। अगर हम बात करें अपनी मनी मार्केट की, तो वाई के इंक्रीज होने से वो अपनी डिमांड फॉर रियल मनी को इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा कुछ इंटरेस्ट रेट पहले से और इंक्रीज हो जाएगा। उस सिचुएशन में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो पहले से थोड़ी कम हो जाती है और हमारा जो वाई है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि अगर मेरा यहाँ पर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो वाई है वो सेम इंटरेस्ट रेट पे पहले तो इंक्रीज होता है, जिसमें हमारा जो आई एस कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस सेम चीज़ को हम अपने ग्राफ में देखते हैं पहले। तो ये हमारा एल एम कर्व हो गया। यहाँ पर अब सेम इंटरेस्ट रेट पर हमारा जो आई एस है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा आई एस हो गया, इसे मैं लेबल कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारी इनिशियल सिचुएशन है। अब उसके बाद हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से, हमारे ए बार के इंक्रीज होने से हमारा जो आई एस है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे सेम इंटरेस्ट रेट पर जो वाई है वो कम्प्लीटली इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर अपने आई एस को राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर अगर हम अपने आई एस को राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं इसे ले लेती हूँ, ये है हमारा आई एस 1। इस सिचुएशन में अगर हमारा सेम इंटरेस्ट रेट है तो मेरा जो मैक्सिमम वाई इंक्रीज हो सकता है वो इतना है। बट हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि हम एक मार्केट को तो स्टडी नहीं कर रहे। यहाँ पर ये जो हमारा वाई इंक्रीज हुआ है वो हमारा ये वाई है, ये जो इंक्रीज हुआ है कम्प्लीटली इतना ज़्यादा। अब यहाँ पे हम एक मार्केट को तो स्टडी नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सेम इंटरेस्ट रेट पर हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पे दोनों मार्केट हमारी इक्विलिब्रियम पर होती है, वो अचीव नहीं होता है। वो कहाँ पर होएगा? वो हमारा यहाँ पर होगा। जब हमारा न्यू आई एस और हमारा पुराना एल एम इंटरसेक्ट करेंगे तो सिचुएशन में हमारी दोनों मार्केट इक्विलिब्रियम पर होंगी। तो ये मैंने यहाँ पर इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिया। हमने क्या देखा है कि हमारा जो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट है वो पहले से इंक्रीज हो गया, और वो क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि यहाँ पे वाई के इंक्रीज होने से हमारा जो एल है वो इंक्रीज हो जाता है, डिमांड फॉर रियल मनी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी लास्ट पार्ट में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट तो इंक्रीज होता है, बट हमारा कुछ वाई जो है वो फॉल भी करता है, क्योंकि हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉल हो जाती है। इस सिचुएशन में हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि मैक्सिमम मेरा वाई इतना इंक्रीज हो सकता था, बट वो हुआ कितना? सिर्फ इतना, जब हम दोनों मार्केट को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कुछ वाई कम हो जाता है वो बेसिकली इतना हो जाता है। तो एक्चुअल में जो इंक्रीज होता है वो सिर्फ हमारा इतना पोर्शन होता है। अब यहाँ पर जब हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो सेम इंटरेस्ट रेट को हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, आई 0 से आई 1 हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि हमारी ये न्यू इन्वेस्टमेंट कर्व से कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पर। तो इस सिचुएशन में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो अब ये हो गई न्यू इंटरेस्ट रेट पर। जब हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे फॉल हो गई। यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉल हो गई इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से। अब यहाँ पे बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट फॉल हुई है वो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से तब भी ज़्यादा ही है। अगर हमारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज नहीं होता तो उस सिचुएशन में हमारे इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से, हमारे ए बार के इंक्रीज होने से, यहाँ पे हमारे ए बार के इंक्रीज होने से हमारा वाई इंक्रीज होता था, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट फॉल करता था और हमारी जो इन्वेस्टमेंट फॉल करती थी वो बेसिकली कितनी करती थी? तो यहाँ पे अगर हमारी इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज नहीं है तो मतलब यही हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है। इस सिचुएशन में हमारा ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से जो हमारी इन्वेस्टमेंट कम होती थी वो पहले से इतनी ज़्यादा कम होती थी। बट यहाँ पर हमारी जो अब इन्वेस्टमेंट कम हुई है, हम क्या देख रहे हैं कि वो कम तो हुई है, बट पहले से तो वो अभी भी ज़्यादा ही है। और अभी भी ज़्यादा क्यों है? हमारी इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़ की वजह से। तो इस सिचुएशन में जब हमारी इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़ होती है तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारा ए बार के इंक्रीज होने से
वाई इंक्रीज होता है, हमारा जो आई है वो भी इंक्रीज होता है, हमारी सी भी इंक्रीज होगा अगेन, क्योंकि हमारे अगर ए बार में इंक्रीज आया है उसकी वजह से हमारा वाई इंक्रीज हुआ है, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट से अगेन हमारा जो सी है वो तो इंक्रीज हो गई। बट इस सिचुएशन में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज की। अगर हमारे इस इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्टमेंट फॉल कर जाती तो उस सिचुएशन में हमारी एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कम होती, बट इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज से हमारी जो इन्वेस्टमेंट कम हुई है वो हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से तो ज़्यादा ही है, अभी भी ज़्यादा ही है। ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी ज़्यादा ही है। तो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट बेशक इंक्रीज हुआ है, बट हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी पहले से इंक्रीज ही हुई है। इसका सेम समराइज कर हमारे एक बुक में टेबल भी गिवन है। यहाँ पे हमारा जो जीडीपी है वो बेसिकली वाई को शो करता है, हमारा टोटल लेवल ऑफ आउटपुट इकोनॉमी के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर टोटल इनकम जो है, टोटल जीडीपी जो है, सेम बात है। अब यहाँ पे अगर हम इन तीनों का इफेक्ट देखें तो इन तीनों की वजह से हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज होता है, कंजम्पशन जो है वो भी इंक्रीज होती है, और हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम है, जो जीडीपी है, वो भी इंक्रीज होती है। बट हमारे जब टैक्सेस कम होते हैं और हमारी जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है तो उस सिचुएशन में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉल करती है, और हमारी इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़ के केस में हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज करती है। इसलिए यहाँ पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमें पॉजिटिव गिवन है। अब यहाँ पर ये हमारी कंप्लीटली बात हो गई है तीनों पॉलिसीज़ की। अब अगर हम बात करें कि कौन सी पॉलिसी यूज़ करनी चाहिए अपने आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, उस पर हम एक डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पॉलिसी मिक्स की। तो इसमें हम बेसिकली बात करते हैं कि अगर हमें वाई को इंक्रीज़ करना है, वाई को बेसिकली क्यों इंक्रीज़ करना है, क्योंकि हम लेकर चल रहे हैं अजम्पशन कि जो हमारे इक्विलिब्रियम पर इनिशियल आउटपुट है वो हमारे पोटेंशियल आउटपुट से इकोनॉमी के अंदर कम है। मतलब पोटेंशियल आउटपुट बेसिकली क्या होता है, जो हमारी इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, तो हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी वो उससे कम है, और हमें उसको अचीव करने के लिए अपने वाई को इंक्रीज करना होगा, है ना। अब यहाँ पर अगर हमें अपने वाई को इंक्रीज करना है, अपने टोटल आउटपुट को इंक्रीज करना है जो इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, टोटल इनकम को इंक्रीज करना है, या फिर अपनी बोल सकते हैं जीडीपी को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला क्या है कि हम अपनी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करके वाई को इंक्रीज कर दें। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम अपनी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को यूज़ करके अपने वाई को इंक्रीज कर दें। बट अगर हम अपनी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करते हैं और वाई को इंक्रीज करते हैं तो उस सिचुएशन में हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉल कर जाएगा। और अगर हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू अपने वाई को इंक्रीज करेंगे तो उस सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी के अंदर वाई के इंक्रीज होने के साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर यही सेम सिचुएशन हमारे ग्राफ में गिवन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस पर ये हमारा इनिशियल इंटरेस्ट रेट है जो इकोनॉमी के अंदर है, और ये हमारा इनिशियल वाई है, इनिशियल आउटपुट है, इनिशियल इनकम है, इनिशियल जीडीपी है। अगर हमें अपनी इकोनॉमी के अंदर पोटेंशियल जीडीपी को, पोटेंशियल आउटपुट को, पोटेंशियल इनकम को, हमारे वाई स्टार को अचीव करना है तो हमें अपने वाई को इंक्रीज करना होगा। अगेन उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, वही सेम पॉलिसी जो हमने बात करी है। अब यहाँ पे हमें वाई को अचीव करने के लिए, इस आउटपुट को अचीव करने के लिए, वाई स्टार को अचीव करने के लिए हम देख सकते हैं कि इधर वाई स्टार पर ये जो लाइन जा रही है इस पर हमें दो पॉइंट्स गिवन है, हमारा इक्विलिब्रियम 1 और यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम 2। तो इन दोनों का क्या मतलब है इसको समझते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हमें y को इंक्रीज करना है, अपने इनिशियल आउटपुट को अपने पोटेंशियल आउटपुट तक इंक्रीज करना है, तो अगर हम उसके लिए अपनी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करते हैं तो उस सिचुएशन में हमारा जो y है वो इंक्रीज हो जाएगा और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉल कर जाएगा। और ये हमारा जो पॉइंट है वो बेसिकली शो करता है इक्विलिब्रियम 2 को, क्योंकि हमारी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली क्या होता है, हमारा जो LM है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सेम चीज़ को हम अपने ग्राफ में कर सकते हैं। अगर हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करते हैं तो हम अपने
LM को राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे, वो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वो हमारा राइटवर्ड इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है कि वो हमारे E2 से पास होकर जा रहा है, ये कुछ इस तरीके से। तो हमारा जब ये LM राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, उस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा आउटपुट तो अचीव हो गया, लेकिन उस सिचुएशन में हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना फॉल कर गया। वाई हमारा इंक्रीज हो गया, इंटरेस्ट रेट हमारा फॉल कर गया। फिर अगर हम बात करें अपनी दूसरी पॉलिसी की, तो दूसरी पॉलिसी में अगर हम दूसरी पॉलिसी को यूज़ कर कर वाई को इंक्रीज करते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो पहले से और इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम y को यूज़ करते हैं अपनी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, तो सिचुएशन में हमारा जो I है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की, तो उस सिचुएशन में हमारा जो IS है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम 1 शो कर रहा है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम 1 पर हमारा जो IS है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से कुछ। ये हमारा न्यू IS हो गया, हमारा जो IS है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। और इसके राइटवर्ड शिफ्ट होने पर हम क्या देख रहे हैं कि जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पर हमारा न्यू IS और पुराना LM आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो ये पॉइंट है। और इस पॉइंट पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो पहले से इंक्रीज हो गया इतना, और हम अपने पोटेंशियल आउटपुट को भी रीच कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम दोनों पॉलिसीज़ को डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं अपने y को इंक्रीज करने पे, तो एक सिचुएशन में हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, और एक सिचुएशन में हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉल करता है। बेसिकली अब अगर हम बात करें कि अब हमें कौन सी पॉलिसी का यूज़ करना चाहिए अपने पोटेंशियल आउटपुट तक पहुंचने के लिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक पॉलिसी से हमारा इंटरेस्ट रेट इतना कम हो जाता है, एक पॉलिसी से हमारा इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और हमने देखा है कि जिसमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है उस सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉल कर जाएगी, और जिसमें हमारा इंटरेस्ट रेट फॉल कर रहा है उस सिचुएशन में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें किस तरीके से कब कौन सी पॉलिसी को यूज़ करना चाहिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमें मिक्स पॉलिसी का यूज़ करना चाहिए। मिक्स पॉलिसी का क्या मतलब है कि हमें दोनों पॉलिसीज़ को साथ में यूज़ करना चाहिए, ना कि कम्प्लीटली एक। और वो किस पर डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमी का टारगेट क्या है, हमें इकोनॉमी के अंदर किस चीज़ को अचीव करना है। तो ये था हमारा कंप्लीट 11.3। तो यहाँ पे हमने बेसिकली बात करी अपनी दोनों पॉलिसीज़ की, कि हमारी जो दोनों पॉलिसीज़ हैं वो वाई को इंक्रीज़ तो करती हैं, बट बाकी फैक्टर्स को बड़े डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करती हैं। और अगर हमें अपनी इकोनॉमी के अंदर पूरे पोटेंशियल आउटपुट को अचीव करने के लिए वाई को इंक्रीज़ करना है, तो हम किस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमारी इकोनॉमी के अंदर जो भी गवर्नमेंट्स के जो भी इकोनॉमी के टारगेट होते हैं कि हमें इतना ये अचीव करना है या फिर ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी दोनों पॉलिसीज़ को साथ में मिक्स कर कर यूज़ करना चाहिए, रेदर देन कि हम उन्हें इंडिविजुअली यूज़ करें। तो यहाँ पे लेट सपोज अगर हमें इकोनॉमी के अंदर वाई को तो अचीव करना है, वाई को तो अचीव करना है, ये हमारा वाई को तो इतना इंक्रीज करना है, बट उसके लिए हम सोच रहे हैं कि हमें थोड़ी सी अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करना है, हमें सिर्फ थोड़ा सा ही अपने इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करना है, इंटरेस्ट रेट को सिर्फ इतना ही इंक्रीज करना है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना। तो उस सिचुएशन में अगर हमें अपने इंटरेस्ट रेट को सिर्फ इतना सा इंक्रीज करना है, तो इसके लिए हमें इस पॉइंट को अचीव करना पड़ेगा। तो हम पॉलिसी मिक्स के थ्रू इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, हम अपने LM को सिर्फ इतना ही शिफ्ट करेंगे और हम अपने IS को सिर्फ इतना ही शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों पॉलिसीज़ को एक साथ यूज़ कर कर हम अपने इस पॉइंट को अचीव कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी दोनों पॉलिसीज़ को सेट करेंगे कि हमारे IS एंड LM इस तरीके से चेंज हो कि हमारा सिर्फ इंटरेस्ट रेट इतना ही इंक्रीज हो, जो कि हमारी इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव है फॉर वेरियस पर्पस। तो यहाँ पे हम अपनी इंडिविजुअली इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को यूज़ करने के बजाय हम उन दोनों पॉलिसीज़ को साथ में यूज़ कर कर अपनी इकोनॉमी के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट 11.3। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।